Hello, good evening, students. Today we start the new lesson, that is lesson number 1, work and energy. तो वर्क एंड एनर्जी क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है हमको. तो सबसे पहले वर्क क्या होता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, अ वर्क इज सेड टू बी डन. मतलब क्या, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज लाते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. तो फोर्स क्या होता है, हमने लास्ट पीरियड में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था. फोर्स मतलब एक तो पुश करना, मतलब आगे ढकेलना, या फिर पुल करना, पीछे खींच लेना, अपने तरफ खींच लेना. ठीक है. तो ये जो होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, तो उसको हम कहेंगे द वर्क इज सेड टू बी डन. जैसा सिंपल एग्जांपल है, आपके घर में कोई चीज़ है, जैसे एक चेयर रखी है. आपने उसको एक चेयर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया. तो एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, इसका मतलब क्या हो गया. आप लोगों ने सबसे पहले चेयर को उठाने के लिए फोर्स लगाया. फिर जैसे ही फोर्स लगाया, चेयर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गई, मतलब चेयर की पोजीशन चेंज हो गई. मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस्ड हो गया. तो डिस्प्लेस हो गया मतलब आपने वर्क किया. ऐसे बहुत सारे वर्क हम करते हैं. देन उसके बाद ये लेसन में और एक है एनर्जी. तो एनर्जी का मतलब क्या होता है. द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. तो वर्क करने के लिए जो हमको कैपेसिटी चाहिए, उसको हम कहते हैं वर्क, उसको हम कहते हैं एनर्जी. रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी अब पढ़ना है आगे का पोर्शन. तो देखिए, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी क्या होता है. तो जैसे अभी आपको डेफिनेशन बताई, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. वर्क करने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए, जो हमको फूड खा के मिलती है, कहाँ से मिलती है, फूड खा के मिलती है, तो इसको हम कहेंगे एनर्जी. देन है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सबसे पहला है मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी देखिए क्या होता है. वहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, व्हेन द रबर बैंड इज रिलीज आफ्टर स्ट्रेचिंग इट. अगर हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने के बाद उसको रिलीज़ कर देते हैं, तो क्या होता है. उसी हिसाब से जैसे आपके पास कैटापल्ट होता है. कैटापल्ट मतलब जैसे देखिए बाजू में एक बच्चा बॉय दिखाई दे रहा है, उसने कैटापल्ट पकड़ के रखा है. तो उसके उसके वो कैटापल्ट के अंदर एक रबर होता है, रबर के अंदर एक स्टोन हम रखते हैं. तो जैसे स्टोन हम रखते हैं, तो स्टोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी. बिकॉज स्टोन स्टेबल होता है. स्टोन क्या होता है, स्टेबल होता है. वो अपनी जगह एज इट इज जैसा का वैसा होता है, स्टेबल होता है. तो स्टोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है. लेकिन जैसे ही हमने कैटापल्ट को के रबर को रिलीज़ कर दिया, तो स्टोन आगे चला जाता है. तो स्टोन आगे चला गया मतलब स्टोन मोशन में आ गया. तो ये स्टोन की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है, याद रखना है हमको स्टूडेंट. तो पोटेंशियल एनर्जी में ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है. पोटेंशियल एनर्जी में ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टेबल होता है. काइनेटिक एनर्जी में ऑब्जेक्ट ये मोशन में होता है. देन नेक्स्ट है हीट एनर्जी. हीट कहाँ से मिलती है हम लोगों को, हीट ये अर्थ से मिलती है. कहाँ से मिलती है, अर्थ से मिलती है. तो अर्थ रिसीव्स द हीट इन प्रॉपर क्वांटिटीज फ्रॉम द सन. दिस इज हाउ एन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फेवरेबल टू द लिविंग वर्ल्ड इज मेंटेन्ड. तो हमको हीट एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी हीट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है. तो उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट भी ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है. सनलाइट कंटेन्स हीट एनर्जी. और हीट एनर्जी किसके अंदर होती है, सनलाइट के अंदर होती है. देन होती है लाइट एनर्जी. तो जब भी हमको कहीं भी कोई भी चीज़ चमकती हुई नज़र आती है, कोई भी चीज़ हमको क्या होती है, चमकती हुई नज़र आती है, तो उसको हम कहते हैं लाइट एनर्जी. We have learned the plants make their own food with the help of sunlight. It means that light energy is transferred into the energy in the food.
तो हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमने पढ़ी है कि जब भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, उसमें वो सनलाइट की एनर्जी का यूज़ करके फूड बनाते हैं, दैट इज़ उसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। देन साउंड एनर्जी, तो साउंड एनर्जी मतलब क्या होता है? तो साउंड एनर्जी मतलब जैसे बहुत बड़ा, जैसे एक स्पीकर लगा है और बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो और आजू बाजू अगर विंडोज़ है, तो विंडोज़ के अगर जो विंडोज़ जो है, विंडोज़ के जो ग्लास है वो अगर क्रैक हो गए, विंडोज़ के ग्लास क्या हो गए, बिगर साउंड की वजह से क्रैक हो गए, तो उसको हम कहेंगे ये क्रैक किसके वजह से हुआ है? साउंड के वजह से हो गया। दैट देयरफॉर साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या है? किसी भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं, किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं? जलाते हैं, तो वो जब जलता है, जैसे फटाके होते हैं, वुड होता है, उसको अगर हम जलाते हैं तो वो एनर्जी जलती लाइट के फॉर्म में निकलती है, उसको हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू केमिकल एक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो केमिकल एक्शन की वजह से मिलती है, जैसे मतलब लकड़ी को जला दिया हमने, लकड़ी को जला दिया, या फिर किसी फायर क्रैकर को जला दिया, पटाखे फोड़ दिए, तो उसको हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। देन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है? एनर्जी वन फॉर्म टू दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे हमारे सिंपल हमारे घर में एक एग्जांपल होता है, जैसे हमने हमारे घर में जैसी बटन ऑन की, तो बटन ऑन की तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है। क्या पास होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर वो लाइट के पास जाती है, फिर वो जैसे ही लाइट के पास जाती है तो लाइट ऑन हो जाता है, तो हमको लाइट दिखाई देता है, तो दैट इज़ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, फिर से बताता हूँ, जैसे हमारे घर में सिंपल एग्जांपल है, अगर हमने हमारे घर में अगर अब अंधेरा हो गया तो हम लाइट ऑन करते हैं, तो जब हम लाइट ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पास होती है। क्या पास होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर जैसी इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट तक पास हो गई, फिर लाइट ऑन हो जाता है, तो जैसे ही लाइट ऑन हो गया तो हमको लाइट दिखाई देती है, दैट इज़ लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई लाइट एनर्जी। देन उसके बाद है एनर्जी रिसोर्सेस। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। तो एनर्जी रिसोर्सेस मतलब ऐसे रिसोर्सेस जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो कन्वेंशनल मतलब पुराने ज़माने से जो हमको रिसोर्सेस मिल रहे हैं, वो पुराने ज़माने से हमको क्या मिल रहा है? पुराने ज़माने से हम पेट्रोल, डीजल, कोल, वुड, इस नेचुरल गैस, इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं? तो जैसे अब हम न्यू एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं, टाइडल एनर्जी का यूज़ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का एनर्जी यूज़ करते हैं, एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करते हैं। इसको हम कहेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब जो न्यू फॉर्म है, एनर्जी के न्यू फॉर्म है, जो हम रिपीटेडली यूज़ करते, बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अभी हम नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे, सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन में हमने क्या पढ़ा था लास्ट ईयर स्टूडेंट? जैसे हमारे घर में छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे होता है नेल कटर होता है, बॉटल ओपनर होता है, व्हील होता है, ठीक है। देन सिंपल, तो ये जैसे नेल कटर होता है, बॉटल होता है, व्हील होता है, ये बाजू में देखिए पिक्चर भी दी गई है स्टूडेंट्स। तो ये सब जैसे देखिए बाजू में एक सुई दी गई है, एक बॉटल ओपनर दिया गया है, एक पुली दी गई है, देन एक हैमर दिया गया है जिससे लकड़े को तोड़ा जा रहा है। तो ये सब हमने बनाए हैं। ये स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ 2-3 पार्ट्स ही होते हैं। तो इस ऐसे पार्ट्स को, ऐसे मशीन्स को हम कहते हैं सिंपल मशीन्स। और फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मशीन। तो कॉम्प्लेक्स मशीन मतलब जैसे ये मिक्सर ग्राइंडर है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, साइकिल है, देन सेविंग मशीन है। ऐसी मशीन जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स लगा के रखे हैं, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन। देन है इंक्लाइन प्लेन। तो ये इंक्लाइन प्लेन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जैसे एक ट्रक है, ट्रक के ऊपर हमको अगर हमको कोई गुड्स लोड करना है, कोई माल अगर हमको लोड करना है, तो क्या होता है? हम एक लकड़ी का प्लैंक ट्रक के बाजू में तिरछा लगाते हैं, स्लैंट लगाते हैं। कैसा लगाते हैं? स्लैंट।
दैट इज़ वो स्लैंट जो प्लेन बनता है, उस स्लैंट प्लेन को हम कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। देन है वेज। तो वेज क्या होता है? एन एक्स इज यूज फॉर कटिंग वुड, अ शार्प टूल फॉर्म ऑन जॉइनिंग टू इंक्लाइंड प्लेन्स, सच टूल इज कॉल्ड एज वेज। एक शार्प टूल मतलब शार्प ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं बाय फॉर्मिंग टू इंक्लाइंड प्लेन्स, दो अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन्स। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक नाइफ दी गई है, देन स्क्रू ड्राइवर दिया गया है, देन हैमर दिया गया है। इसमें देखिए दो अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, तो इसको हम कहेंगे वेज। देन लीवर। तो लीवर मतलब ऐसी चीज़ जिससे हम कोई भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लीवर मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे लीवर। तो यहाँ पे देखिए एक बाजू में एक पर्सन दिया गया है, मैन दिया गया है, उसके हाथ में एक रॉड है, उसने एक छोटे पत्थर के ऊपर रॉड रखा है और वो बड़े स्टोन को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो रॉड है, वो रॉड को हम कहेंगे लीवर। तो जैसे यहाँ पे ये देखिए और एक एग्जांपल्स दिए गए लीवर के, ये बॉटल ओपनर है, देन पिकिंग एन ऑब्जेक्ट, ये फक्रम दिया गया है, एफर्ट दी गई है, देन ये और एक दूसरा लीवर दिया है लिफ्टिंग द पावर पेपर वेट। पेपर वेट को अगर हम लिफ्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो स्केल, ये बॉटल ओपनर और ये जो टू जिसमें दो लाइंस दी गई है, बीच में ऑब्जेक्ट पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, ये सब टाइप से लीवर के। उसके बाद है पुली। तो पुली क्या होता है? तो पुली आप लोगों ने जनरली व्हील में देखा होगा, सॉरी वेल में देखा होगा। जब आप वेल में जाते हैं, वेल के पास जाते हैं, अगर आपको पानी निकालना है तो आप बकेट लेते हैं, बकेट को रस्सी बांधते हैं और वो रस्सी ऊपर वेल के ऊपर एक रॉड रहता है और रॉड के ऊपर एक सर्कुलर पोर्शन रहता है। वो सर्कुलर पोर्शन के ऊपर हम रस्सी रख देते हैं और फिर बकेट नीचे फेंकते हैं, तो उसको हम कहते हैं, फिर ये जो पूरा पोर्शन हो गया है इसको हम कहते हैं पुली। जैसे यहाँ पे बाजू में पिक्चर दी गई है, देखिए एक रॉड है, उसके नीचे एक सर्कुलर पोर्शन है, देन उसमें से एक रस्सी पास की गई है और नीचे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, वो ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं। जैसे जैसे हम रस्सी को खींचते जाएंगे, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते जाएंगे। तो ये ऊपर उठाने का काम हमको हेल्प कौन कर रहा है? तो ये जो सर्कुलर पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर पोर्शन, इसको हम कहते हैं पुली। देन मेंटेनेंस ऑफ मशीन। तो ये मशीन है, कभी ना कभी ख़राब हो जाती है, तो उसको हमको मेंटेन करना पड़ता है, उसकी ओवर ऑयलिंग करनी पड़ती है, उसकी हमको ओवर ऑयलिंग करनी पड़ती है, उसकी हमको बार बार जैसे हमारी स्कूटर होती है, टू व्हीलर होती है, उसकी हमको सर्विसिंग करनी पड़ती है। तो मशीन्स को हमको बार बार सर्विसिंग करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट है साउंड। तो साउंड, तो सबसे पहले साउंड क्या है? तो सबसे पहले हाउ आर साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसी प्रोड्यूस होता है? तो लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साउंड कैसी प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी सबसे पहले तो हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट, जैसे अभी मैं साउंड प्रोड्यूस करके आपको बताता हूँ, देखिए ये साउंड प्रोड्यूस हो गया। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ? मैंने अपना हाथ टेबल के ऊपर थोड़ा सा मार दिया तो साउंड प्रोड्यूस हो गया। तो ये टेबल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही टेबल के ऊपर मैंने अपना हाथ मार दिया, तो टेबल के आजू बाजू जो एयर की लेयर्स है, उसमें ये जो टेबल की जो पहली लेयर है वो टकरा के दूसरी लेयर को टकरा गई, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी लेयर को टकरा गई, इस हिसाब से। तो फिर क्या होता है, जैसे ही हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को बजाना शुरू किया तो वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वाइब्रेट होता है। तो ये वाइब्रेशन के वजह से ऑब्जेक्ट में साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ दैट साउंड। तब सोर्स ऑफ दैट साउंड मतलब क्या? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ साउंड। तो सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? वाइब्रेशन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? वाइब्रेशन होना चाहिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट का साउंड हमको सुनाई देगा। फिर हाउ इज साउंड हर्ड? तो साउंड
दैट इज़ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड हमको सुनाई कैसी देता है? तो जैसे ही साउंड के अंदर, जैसे एक एग्जांपल लेते, स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्पीकर से जैसे ही आप लोगों ने एग्जांपल दिखाऊंगा, आप लोगों ने कभी देखा भी, फील भी किया होगा, अगर हम स्पीकर के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमको वाइब्रेशन फील होते हैं। क्या फील होते हैं? वाइब्रेशंस। तो जैसे ही हमने स्पीकर ऑन किया तो वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये साउंड के जो वाइब्रेशन है एयर की पहली लेयर को टकराते हैं, फिर ये पहली लेयर एयर की दूसरी लेयर को टकराते हैं, फिर ये दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ऐसे एक एक लेयर को टकराते जाते हैं। कब तक टकराते जाते हैं? जब तक वो हमारे कान के पास नहीं आते। जैसे ही हमारे कान के पास आते हैं, हमारे कान के अंदर एक ईयर ड्रम होता है। हमारे कान के अंदर क्या होता है? एक ईयर ड्रम। वो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। जैसे ही ईयर ड्रम वाइब्रेट हो गया, वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है। किसको सिग्नल भेजता है? ब्रेन को। इस तरह से हमको साउंड सुनाई देता है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, हमको साउंड कैसे सुनाई देता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर वाइब्रेट करने लग गया तो मतलब उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो गया। जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हो गया, वो साउंड, उसके जो वाइब्रेशन है, एयर, ये जो हमारी आसपास की एयर है, एयर के लेयर्स को टकराते जाएंगी, एक एक लेयर को टकराते जाएंगे और हमारे कानों तक पहुंचेंगे। हमारे कानों तक पहुंचने के बाद कानों से अंदर, हमारे कानों के अंदर एक ईयर ड्रम होता है। वो ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा और वो ईयर ड्रम जैसे ही वाइब्रेट होगा, वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगा। उस तरह से हमको साउंड सुनाई देता है। देन नेक्स्ट इज नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन, तो नॉइज़ क्या होता है? तो जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, स्पीकर्स लगाए जाते हैं, जैसे बैंड बजाया जाता है, जितना साउंड चाहिए उतना नहीं, उससे ज़्यादा ज़ोर से बजाया जाता है। इतना ज़ोर से बजाया जाता है कि हमारे कानों को तकलीफ़ होती है। तो ऐसा साउंड जिसकी वजह से हमारे कानों को तकलीफ़ होती है, उसको हम कहते हैं नॉइज़। उसको हम क्या कहेंगे? नॉइज़। ऐसा साउंड जिसके वजह से हमारे कान को तकलीफ़ होती है, हमारे ईयर्स को तकलीफ़ होती है, उसको हम कहेंगे उसको हम कहेंगे नॉइज़। और उसके वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको हम कहेंगे नॉइज़ पोल्यूशन। और प्रिवेंटिंग मेजर्स फॉर नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। जितना ज़्यादा हो सकता है हमने हॉर्न कम से कम बजाना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ टीवी और रेडियो इन द हाउस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज वॉचिंग द प्रोग्राम्स। तो हमारे घर का टीवी का साउंड या फिर रेडियो का साउंड हमारे घर में जितने लोग हैं उनको ही सुनने के लिए रखना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से बढ़ाना नहीं चाहिए। व्हीकल शुड बी मेंटेन प्रॉपरली टू रिड्यूस द अननेसेसरी साउंड दे प्रोड्यूस। तो जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, उनकी प्रॉपरली सर्विसिंग करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट वो हमेशा हमको क्लियर साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर उसकी सर्विसिंग हमने बराबर नहीं की तो उससे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई 2 व्हीलर वाला है और उसके 2 व्हीलर वाले के साइलेंसर नहीं लगा है, तो साइलेंसर नहीं लगा है तो उसमें से बहुत, वो 2 व्हीलर में से बहुत सारा साउंड, ज़ोर से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। देन फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एंड बस स्टैंड शुड बी लोकेटेड एट द प्रॉपर डिस्टेंसेस। तो ये जो फैक्ट्रीज होती है, एयरपोर्ट्स होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड्स होते हैं, ये सिटी से थोड़े दूर होने चाहिए। कहाँ से? जिस सिटी में हम रहते हैं वहाँ से थोड़े दूर होने चाहिए, जिसके वजह से उनके साउंड हमको सिटी में सुनाई नहीं देना चाहिए। ये प्रिवेंटिव मेजर्स है नॉइज़ पोल्यूशन के लिए। तो ये हमारा 13 वाला लेसन भी कंप्लीट हो गया आज स्टूडेंट्स। कल हम 14 लेसन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।